नमस्कार, मैं परीक्षित हाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ EAFM गवर्नमेंट कॉलेज उनियारा से। आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, LTRO और LAF की। ये दरें किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रयोग में ली जाती है ताकि अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण पहलुओं को संतुलन में रखा जा सके। वो महत्वपूर्ण पहलू हम पहले बात कर चुके हैं, कौन से हैं? एक तो इन्फ्लेशन और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है हमारे देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इन सब रेट्स की हम बात करेंगे। इनमें से CRR और SLR के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इनका थोड़ा सा रिवीजन हम यहाँ पर करेंगे लास्ट में वीडियो के। चलिए, गवर्नमेंट पॉलिसी दो प्रकार की पॉलिसियां तैयार करती है। जो पहली पॉलिसी होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी पॉलिसी होती है वो फिस्कल पॉलिसी होती है, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में गवर्नमेंट के पास में जो मोस्ट हथियार होते हैं, टूल्स होते हैं, वो है टैक्स और सरकार जो खर्च करती है। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारा टॉपिक है, उसके अंदर जो मेन टूल्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाई होता है। इनके माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी ऑफ मनी को कम या ज़्यादा करके अर्थव्यवस्था को संतुलन में रखती है। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमने देखा था कि दो प्रकार के मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक तो इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट जिसमें बैंक रेट, MSF, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो LAF और LTRO है, LTRO को हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। वो क्यों किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में जब LTRO टॉपिक पढ़ेंगे। और डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट जो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR और SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट किस प्रकार से काम में आता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले हम इस दर के बारे में बात करेंगे। जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम क्या करते हैं? हम बैंक से कर्ज लेते हैं और इसके बदले में बैंक वो क्या करता है? वो हमसे ब्याज लेता है। इस प्रकार जब बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि बैंक को भी फाइनेंशियली कभी कभार पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है? वो किसके पास जाएगा पैसे लेने के लिए? तो बैंकों का भी जो बैंक कहलाता है, सबसे बड़ा बैंक, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बैंक्स क्या करते हैं? ज़रूरत के समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन कौन ले रहे हैं? बैंक ले रहे हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर से ब्याज चुकाते हैं वही दर रेपो रेट कहलाती है। सिंपल भाषा में, बैंक जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं वो रेपो रेट है। लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है। परिभाषा और डीप में जाके अगर हम पढ़ें तो रेपो रेट, जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमें लोन देने से पहले क्या करता है? हमसे कुछ सिक्योरिटी मांगता है। डॉक्यूमेंट्स, मकान के गिरवी रख दो, LIC के पेपर गिरवी रख दो, गोल्ड गिरवी रख दो, कुछ भी, लेकिन हमारी कोई चीज़ उनके पास गिरवी रखी होनी चाहिए। उसके बिना बैंक हमको लोन नहीं देगा। तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन दे देगा? नहीं। उसके लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से कुछ
गिरवी रखेगा। और बैंक इसके लिए क्या गिरवी रखते हैं? बैंक इसके लिए गिरवी रखते हैं उनके पास रखी हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो अब इन सिक्योरिटीज को बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, वो कम अवधि का लोन दे देता है इन बैंकों को, जिससे बैंक अपने रोजमर्रा के काम चलाते हैं। तो इस प्रकार रेपो रेट जब भी हम परिभाषा देंगे तो हमें इतना सिंपली नहीं बोलना है कि रेपो रेट वो होता है जो बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जिस दर पर कर लेता है, बल्कि हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कोलेटरल सिक्योरिटीज का हवाला भी देना है कि उनको गिरवी रखकर जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देता है, ये बात हमें नहीं भूलनी है। हाँ, रेपो रेट का हम पे असर क्या पड़ता है? जब बैंक को रिजर्व बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो उनके फंड जुटाने की लागत कम हो जाएगी। इस वजह से अब बैंक क्या करेंगे? बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा तो फिर वो आगे लोन किसको बांटेंगे? ग्राहकों को बांटेंगे। ग्राहकों को भी सस्ता लोन मिलेगा तो फिर लोन कौन नहीं लेना चाहेगा? सपोज कीजिए कि आपको एक गाड़ी खरीदनी है जिस पर इंटरेस्ट रेट पहले 14% था, अब वो घटकर 10% हो गया, तो अब आप लोन लेंगे ना? 14% से 10% इंटरेस्ट रेट हो रहा है तो आप लोन लेना चाहेंगे। इस तरीके से रेपो रेट के कम होने से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि ब्याज दर कम हो गई तो फिर लोन हर कोई लेना चाहेगा। अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंकों को पैसे जुटाने में अधिक रकम खर्च करनी होती है और वे अपने ग्राहकों को भी अधिक ब्याज दर पर कर्ज देते हैं। ठीक है, अब आपसे कभी पूछ लिया जाए कि रेपो रेट की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको जवाब देना है कि हाँ, रेपो रेट की फुल फॉर्म होती है। तो इसकी 3 मैं आपको फुल फॉर्म बता रहा हूं। पहली है रीपर्चेज ऑप्शन, दूसरी है रीपर्चेज एग्रीमेंट, और तीसरी है रीपर्चेज ऑफर रेट। तो आप इन तीनों में से कोई भी फुल फॉर्म बता सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं, रीपर्चेज ऑप्शन, रीपर्चेज एग्रीमेंट एंड रीपर्चेज ऑफर रेट। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट की बात हम करते हैं। अच्छा, एक बार वापस से रेपो रेट में एक मेन चीज है कि रेपो रेट में जब लोन दिया जाता है तो वो कितने दिन का दिया जाता है? मैंने बात की थी कम अवधि का होता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट पर लोन दिया जाता है, और वो शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है? मैक्सिमम 90 दिन। 90 दिन से ज़्यादा रेपो रेट पर लोन नहीं दिया जा सकता। आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है, मैक्सिमम 90 डेज। तो फिर कई बुक्स में लिखा रहता है कि रेपो रेट 15 दिन का या फिर 1 दिन के लिए होता है। अब वो किस तरीके से, इसको समझिए। जब रेपो रेट पर लोन दिया जाएगा तो सबसे पहले 15 दिन के लिए दिया जाता है। बिल्कुल राइट है, बुक्स में सही लिखा हुआ है, 15 दिन के लिए दिया जाता है। लेकिन फिर ये बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन बैंक्स को 5 बार 15-15 दिन की मोहलत देता है कि आप लोन चुका दीजिए, आप लोन चुका दीजिए। 15 × 5 करते हैं तो कितना हुआ? 75। 75 प्लस 15 दिन, टोटल कितना हुआ? 90 दिन। 90 दिन से अगर एक भी दिन ज़्यादा होता है तो रेपो रेट पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दी जाती है। फिर वो क्या होता है, वो आगे की कहानी हम बाद में देखते हैं, उस रेट को फिर क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये 90 दिन के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, इसमें कुछ शर्तें भी हैं कि मिनिमम 5 करोड़ रुपए का ये लोन होना चाहिए, और मैक्सिमम NDTL का 0.5% लोन RBI देगा। अब ये NDTL क्या होता है, इसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। NDTL यानी करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट और प्लस RD, इन चारों का टोटल, या फिर शॉर्ट में कहूँ तो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का टोटल ही क्या कहलाता है? यही आपका NDTL कहलाता है। तो इस NDTL का कितना? 0.5% और मिनिमम 5 करोड़, इतना लोन
दे सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट के तहत। चलिए अब अपन आते हैं रिवर्स रेपो रेट पे। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट का जस्ट उल्टा हो गया रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में जो कहानी है उसकी उल्टी गंगा बहेगी। देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट। तो देखो, बैंक की तरफ से तीर का निशान जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ जा रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है? लिक्विडिटी एट रिजर्व रेपो रेट। मतलब अब लोन कौन ले रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किससे लोन ले रहा है? बैंकों से लोन ले रहा है। और बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या दे रहा है बैंकों को? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद रीपर्चेज एग्रीमेंट। अब ये रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या है? रीपर्चेज एग्रीमेंट ये है कि हम जब आपको लोन वापस चुकाएंगे तो हम आपसे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेंगे उस दाम से ज़्यादा दाम देकर। तो बैंकों को कभी जरूरत पड़ती है तो वो तो लोन लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वो तो हो गया रेपो रेट। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जरूरत पड़ सकती है लोन लेने की और वो बैंकों से लोन लेगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये सुनने में अजीब लगता है। तो ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता क्या है? कई बार ऐसी कंडीशन बनती है कि बैंकों के पास जो पैसा जमा होता है तो वो लोन के रूप में उसे वितरित नहीं कर पाते। जो एक्सेस मनी होती है जो बिना मतलब के बैंकों में पड़ी हुई होती है, उस एक्सेस मनी को ये बैंक क्या करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जमा करा देते हैं। या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जानबूझकर लिक्विडिटी को कम करने के लिए इन बैंकों से जो इनकी एक्सेस मनी होती है उनको ले लेता है और बदले में रेपो रेट की दर पर इनको ब्याज देता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि रेपो रेट की जो दर रहती है वो हमेशा, वो माफ़ कीजिएगा, रिवर्स रेपो रेट की जो दर होती है वो हमेशा कम होगी। किससे? रेपो रेट से कम होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये हमने बात करी रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट क्या है? देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बची रह जाती है तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस बात का इस्तेमाल नहीं कर रहे अपन कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन ले रहा है, बल्कि क्या कह रहे हैं? काम काज के बाद जो एक्सेस मनी बच जाती है उस रकम को कहाँ जमा कर रहे हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर रहे हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट में अगर कोई चेंज होता है तो उससे आप पर क्या फर्क पड़ेगा, देश की जनता पर क्या फर्क पड़ेगा, ये जानना जरूरी है। तो जब भी बाजार में नकदी की उपलब्धता बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। बताया था इन्फ्लेशन बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? जब मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। आरबीआई इस स्थिति में रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास जमा करा दे। इस तरह बैंकों के कब्जे में बाजार में बांटने के लिए रकम कम रह जाती है। सारा पैसा तो वो कहाँ जमा करा देते हैं? आरबीआई के पास जमा करा देते हैं। तो फिर वो एक्सेस मनी उनके पास रही नहीं तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाती है। इससे क्या होता है? महंगाई को काबू में लाया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण टूल है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में एक पिक्चर के माध्यम से साफ देखा जा रहा है कि रेपो रेट में तो क्या हो रहा है? रकम कौन किसको दे रहा है? आरबीआई दे रहा है बैंकों को। और रिवर्स रेपो रेट में देखो बैंक किसको दे रहे हैं रकम? आरबीआई को। उल्टा हो रहा है। ठीक है, हाँ, इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि रेपो रेट में लिक्विडिटी का मूव्स तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंक की तरफ होता है, जबकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन किसको दे रहा है? बैंक जमा करा रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। और इसका जस्ट अपोजिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा कराए जब बैंक के पास और लिक्विडिटी बैंक से जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, तो समझ लो ये कौन सी दर है? रिवर्स रेपो रेट है।
ठीक है, अब आते हैं हम अगली और महत्वपूर्ण दर पे, बैंक रेट। व्हाट इज बैंक रेट? बैंक दर क्या है? जब हम बैंक दर को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा। वो प्रश्न क्या होगा कि रेपो रेट और बैंक रेट तो सेम है, तो मैं वही क्लियर कर दूंगा। चलिए पढ़ते हैं पहले बैंक रेट क्या होता है। इट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाय और रीडिस्काउंट, इस शब्द को याद कीजिए, रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कॉमर्शियल पेपर्स। द बैंक रेट इज पब्लिश्ड अंडर सेक्शन 49 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। दोनों कंपटीशन एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। बैंक दर में रीडिस्काउंट किया जाता है बिलों का, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 49। कौन से एक्ट में? आरबीआई एक्ट 1934 में। बैंक दर, जिसे हम बैंक रेट के नाम से भी जानते हैं, ये वो दर होती है जिस पर बैंक मुख्य रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से दीर्घकालीन ऋण लिया जा सकता है, और इस पे रिजर्व बैंक कुछ छूट भी देता है। यहाँ पे जो लोन है उसके पहले एक शब्द लगा हुआ है दीर्घकालीन, जबकि रेपो रेट में हमने शॉर्ट टर्म लोन की बात की थी, अल्पकालीन ऋण की बात की थी। ठीक है, पढ़ते हैं। दीर्घकालीन ऋण लिया जा सकता है और इस पर रिजर्व बैंक कुछ छूट भी देती है। इस दर में कोई सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खास बात, रेपो रेट में सिक्योरिटी देने की आवश्यकता पड़ी थी, वहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जमा कराई थी। जबकि बैंक दर में क्या हुआ? बैंक दर में आपको कोई सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है। बैंक दरें मुख्य रूप से वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरों को प्रभावित करती है। उच्च बैंक दर बैंकों द्वारा उच्च उधार दर को दर्शाती है। तरलता पर अंकुश लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दर को बढ़ाने और इसके विपरीत करने का सहारा ले सकता है। ठीक है, बैंक रेट में खास बात क्या है? एक तो ये दीर्घकालीन दर है, ये खास बात है। दूसरी खास बात क्या है कि ये जो बैंक रेट होती है, इसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरों को प्रभावित किया जा सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है इसमें। और कोई भी सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं होती बैंकों को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। हालांकि ये लॉन्ग टर्म है, फिर भी कोई सिक्योरिटी जमा नहीं कराई जाती। ये सबसे खास बात है इसमें। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं, ऊपर नो कोलेट्रल यानी कोई सिक्योरिटी जमा नहीं कराई जाएगी, क्रॉस का निशान लग रहा है। और ये लोन किसको दिया जा रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से दिया जा रहा है। तीर की निशान किसकी तरफ है? अन्य बैंकों को, जिसमें एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह कोई भी बैंक हो सकता है। तो ये था बैंक रेट। अब लड़ाई करवाते हैं आपस में रेपो रेट की और बैंक रेट की। लड़ाई करवाने का मतलब यहाँ पे अंतर करने से कि दोनों में क्या अंतर है। तो अभी अभी हमने बात की थी कि रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और वो मैक्सिमम 90 दिन के लिए हो सकता है, जबकि बैंक रेट 90 दिन से ज़्यादा के लिए होता है, यानी ये लॉन्ग टर्म होता है। दूसरा अंतर क्या है कि रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बैंकों द्वारा जमा किया जाता है, किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। जबकि बैंक रेट में कोई भी सिक्योरिटी जमा कराने की आवश्यकता नहीं होती है। बैंक रेट क्योंकि लॉन्ग टर्म है, इसलिए जाहिर सी बात है इसमें दर रेपो रेट से ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि बैंक रेट अलग से कोई दर है ही नहीं। अब खास बात है, सुनिए, बैंक रेट अलग से कोई रेट नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक पेनल्टी रेट है। पेनल्टी रेट क्यों है? क्योंकि रेपो रेट पे अगर 90 दिन के बाद भी लोन जमा नहीं कराया जाता है तो फिर पेनल्टी ली जाएगी। किसके द्वारा ली जाएगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ली जाएगी बैंकों से। तो ये पेनल्टी रेट है, ये इनमें खास अंतर है।
तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ओनली फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स तो रेपो रेट होता है, और बैंक रेट क्या होता है, ओनली लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए। रेपो रेट में क्या होता है, टू ऑल बैंक्स एंड आरबीआई क्लाइंट्स, जबकि बैंक रेट में क्या होता है, ओनली टू शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, जो अनुसूचित बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है वो। जबकि रेपो रेट ऑल बैंक्स एंड आरबीआई क्लाइंट्स, कोई भी बैंक सभी को मिलता है, जबकि बैंक रेट में केवल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को, ये भी आपको ध्यान रखना है। रेपो रेट में कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, जबकि बैंक रेट में नो नीड ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, बात कर चुके हैं हम इस बारे में। अगली दर जो आती है वो है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एमएसएफ क्या है और ये दर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये एमएसएफ है, सीमांत स्थायी दर इसे हिंदी में कहते हैं। सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किया था सन 2011 में, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। जी महालिंगम के द्वारा इसे, समिति के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में। ये कौन किसको देता है लोन, साफ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देता है, उसे ही एमएसएफ कहते हैं। वन डे या ओवरनाइट लोन होता है, एक दिन का लोन होता है, बहुत ही अल्प अवधि का लोन होता है, जिसमें कौन किसको लोन देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देगा। इसकी कुछ शर्तें होती है, वो शर्तें हम पढ़ेंगे, उससे पहले एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा दर एमएसएफ को एक सुविधा के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका लाभ कौन उठाएंगे, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से रातों रात धनराशि, ओवरनाइट लोन उधार ले सकते हैं। सरकार द्वारा सांविधिक तरलता अनुपात एसएलआर, जब हमने एसएलआर पढ़ा था तो एक चीज पढ़ी थी कि एसएलआर को 3 तरीकों से रखा जा सकता है बैंकों के पास। वो 3 तरीके क्या थे, याद कीजिए क्या पढ़ा था, एक तो गोल्ड के रूप में, और एक कैश के रूप में, और एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में पढ़ा था हमने। तो उसी की बात है कि सरकार द्वारा जो एसएलआर होता है उसकी प्रतिभूतियों को मंजूरी दी गई है जो वर्तमान से अधिक है। उनके नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का यानी एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत तक ये होता है। अब वो निश्चित प्रतिशत क्या है वो अभी बात करेंगे अपन। यह सुविधा उन अनुसूचित बैंकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास अपना चालू खाता है और आरबीआई के साथ सब्सिडरी जनरल लेजर है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है एसजीएल। क्या होता है एसजीएल, इसके बारे में बात करते हैं। सब्सिडरी जनरल लेजर, ये एक डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट जो कंप्यूटराइज्ड तरीके से जब हम हमारे शेयर्स को, हमारे डॉक्यूमेंट्स को, जो जरूरी शेयर्स या सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको रखते हैं, तो उसके लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एसजीएल एक डीमैट अकाउंट होता है, जॉइंट अकाउंट होता है, जो बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में एक जॉइंट अकाउंट होता है, आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, एसजीएल के बारे में समझा हमने। तो एमएसएफ में क्या हुआ, एमएसएफ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रातों रात या एक दिन का लोन दिया है, बैंकों को दिया है। हम एनडीटीएल के परसेंटेज की बात करें तो ये मैक्सिमम 1% तक दिया जा सकता है और मिनिमम 1 करोड़ रुपए की राशि इसमें होती है। ये शर्तें आपको ध्यान रखनी है। एनडीटीएल की एक सबसे खास बात क्या है, शाम को 3:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक ही ये लोन दिया जाता है और अगले दिन इसी टाइम पर लोन वापस भी किया जाएगा। अब दिमाग लगाइए कि किसी दिन सैटरडे है और सैटरडे को 3:30 से 4:30 बजे के बीच में अगर ये लोन दे दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को, तो अगले दिन संडे को वो कहाँ से लौटाएंगे? संडे को तो बैंक बंद रहते हैं।
तो साफ समझ में आ रहा है कि सैटरडे को, शनिवार को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और एक खास बात यह है कि ये केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए है। आरआरबी रूरल बैंक्स जो होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक जो होते हैं, उनको एमएसएफ पर कोई लोन नहीं मिलता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है। एमएसएफ क्यों आया, एमएसएफ की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास तो पहले से दो दरें हैं ना। एक तो रेपो रेट है 90 दिन तक के लिए, 90 दिन से ज़्यादा तो पेनल्टी रेट के रूप में बैंक रेट है हमारे पास, जिसमें रेपो रेट से कुछ परसेंटेज ज़्यादा लिया जाता है। तो फिर एमएसएफ की जरूरत क्यों पड़ी? एमएसएफ की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले से कुछ चीज़ें हैं जिसे हम कॉल मनी जो 1 दिन के लिए होता है, नोटिस मनी जो 2 दिन से 14 दिन तक के लिए होता है, टर्म मनी जो 15 दिन से 1 साल तक के लिए होता है, ये केवल बैंक टू बैंक लोन है। यानी एक बैंक दूसरे बैंक को देगा, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बैंक इन दरों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। सपोज कीजिए एसबीआई को ज़रूरत पड़ी तो वो पंजाब नेशनल बैंक से अगर कॉल मनी के रूप में 1 दिन का लोन लेना चाहता है, तो फिर जो बैंक लोन देगा वो अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट वसूल कर सकता है। तो ऐसे में ज़रूरत पड़ी एमएसएफ की कि बैंक दूसरे बैंक से लोन न लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही इस कम अवधि का लोन ले ले और कम इंटरेस्ट पर या फिक्स इंटरेस्ट रेट पर वो अमाउंट उसको मिल जाए और उसका काम चल जाए, तो फिर उस लोन को जमा करा दिया जाए। इसलिए एमएसएफ की ज़रूरत पड़ी। नहीं तो बैंक आपस में भी एक दूसरे को लोन देकर काम चला सकते थे। किन चीज़ों के द्वारा? वापस से रिपीट कर देता हूँ, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी के द्वारा। अब आते हैं LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज क्या होता है? LAF क्या है? देखिए, LAF के जरिए बैंक किसी भी आपात स्थिति के लिए या CRR और SLR को मेंटेन करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसी भी आपात स्थिति के लिए और किसको मेंटेन करने के लिए? CRR और SLR को। CRR किसके पास रखा जाता है? CRR किसके पास रखा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा जाता है। जबकि SLR किसके पास रखा जाता है? बैंक अपने ही पास रखता है। तो इनको मेंटेन रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंक जब पैसे उधार ले सकते हैं तो वो LAF के जरिए ऐसा करेंगे। LAF के अंतर्गत RBI सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी करता है। वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, महत्वपूर्ण है। LAF के अंतर्गत क्या होता है? RBI क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की नीलामी करेगा। न्यूनतम बोली प्रक्रिया की राशि 5 करोड़ रुपए की होती है। LAF में RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से पैसों का लेन देन किया जाता है। LAF के बारे में ध्यान रखने वाले बातें क्या है? पहली तो यह है कि मिनिमम बिडिंग की राशि 5 करोड़ रुपए होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सभी बैंक LAF बिड के लिए योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बैंक योग्य है और कोई नहीं हो, सभी बैंक इसके लिए योग्य हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि बैंक जितनी चाहे उतनी रकम उधार के रूप में ले सकता है, जब तक उसके पास सिक्योरिटीज सेल करने की क्षमता है। कोई लिमिट नहीं है, जितनी चाहे उतनी रकम उधार के रूप में ले सकता है बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो ये महत्वपूर्ण है। SLR कोटा को बैंक सिक्योरिटी सेल के लिए प्रयोग में नहीं ला सकता, यह भी आपको ध्यान रखना है। SLR का वो हिस्सा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में जमा है, उसको कभी भी आप सिक्योरिटी सेल के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते हैं नीलामी की प्रक्रिया में। अगली टर्म जो कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल कोरोना की वजह से जब आर्थिक पैकेज आया तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला
वो मास्टर स्ट्रोक क्या था? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, LTRO, जिसे कहीं लोग TLTRO भी कहते हैं, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। मास्टर स्ट्रोक इसे क्यों कहा गया? देखिए, रेपो रेट पे जो लोन दिया जाता है वो कितने दिन के लिए होता है? 90 दिन के लिए। इंटरेस्ट रेट होती है उसकी कम, उससे ज़्यादा अगर अवधि हो तो फिर बैंक रेट, जो कि मैंने बताया एक्चुअल में होती क्या है, पेनल्टी रेट होती है। अब अगर इस समय में लिक्विडिटी नहीं बढ़ाई जाए तो अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आएगी। ये थोड़ा रिसेशन का दौर चल रहा है, स्लो डाउन का दौर चल रहा है। तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए इस अवधि को तो बढ़ाना पड़ेगा ना 90 दिन से, क्योंकि बैंकों को जब सस्ती दर पे लोन लंबे समय के लिए नहीं मिलेगा तो बैंक दूसरे व्यक्तियों को लोन कहाँ से देंगे? तो रिजर्व बैंक ने क्या किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया? 90 दिन की इस अवधि से बढ़ाकर इसका नाम LTRO कर दिया। रेट वही रहेगी जो रेपो रेट में थी, और सबसे खास बात ये किया गया था MSME के लिए, जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, मझले उद्योग हैं, उनके लिए ये किया गया। लेकिन वास्तव में इनका फायदा बड़े बड़े उद्योगों को भी मिल रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को भी मिल रहा है। LTRO क्या है? ऐसा उपकरण है जिसके तहत केंद्रीय बैंक प्रचलित रेपो दर पर, मैंने कहा रेट वही रहेगी जो रेपो रेट की है, LTRO और वो सेम रहेगा, प्रचलित रेपो दर पर बैंकों को 1 साल से 3 साल तक की अवधि के लिए, 1 साल भी लॉन्ग टर्म में आ गया, और 3 साल तक की अवधि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करेगा। कितने तक का? 1 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। तथा कोलेट्रल के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को लंबी अवधि के लिए स्वीकार करेगा। रेपो रेट में भी याद कीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखा जाता था कोलेट्रल के रूप में, यहाँ पे भी वही सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे 90 दिन के लिए रखा जाता था, यहाँ पे दीर्घ अवधि के लिए, यानी 1 साल 3 साल, वो कितना भी हो सकता है। RBI तरलता समायोजन सुविधा यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और सीमांत स्थायी सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के माध्यम से बैंकों को उनकी तत्काल जरूरतों हेतु 1 से 28 दिनों के लिए ऋण मुहैया कराता है। अल्प अवधि के लिए कराता था, किसमें? LAF में और MSF में। MSF तो केवल 1 दिन के लिए होता था, वही 3:30 से 4:30 बजे वाला, तो 1 से 28 दिन के लिए कराता था। जबकि LTRO में क्या है? RBI द्वारा रेपो रेट पर ही उनको 1 से लेकर 3 वर्ष तक के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मास्टर स्ट्रोक खेला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बाजार की मौजूदा परिस्थितियों में उचित लागत पर टिकाऊ तरलता उपलब्धता के बारे में बैंकों को आश्वस्त करने के उद्देश्य से LTRO की शुरुआत की है। ठीक है, देश में आर्थिक मंदी से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आसान ऋण नीतियों के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाजार में आसान ऋण उपलब्ध करवाकर देश के उपभोग में वृद्धि करना चाहता है। तो लिक्विडिटी बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा। फिर क्या है? जनवरी 2019 से रेपो रेट, जिस दर पर बैंक RBI से त्वरित ऋण लेते हैं, में 139 आधार अंकों की कटौती की गई। लेकिन इन दरों में कटौती के केवल एक हिस्से का लाभ ही अभी तक बैंकों द्वारा ऋण प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किया गया है। RBI का मानना है कि रेपो रेट 5.15% पर बैंकों को लंबी अवधि के लिए धन उपलब्ध कराने से बैंकों को अपने मार्जिन को बनाए रखते हुए
खुदरा और औद्योगिक ऋणों पर ब्याज दरों को कम करने में मदद मिलेगी। एलटीआरओ बॉन्ड मार्केट में अल्प अवधि की प्रतिभूतियों के लिए यील्ड कम करने में भी मदद करेगा। अब आ जाते हैं हम एलएएफ और एमएसएफ में अंतर क्या होता है। पढ़ चुके हैं दोनों टॉपिक को, अंतर करना आसान होगा। क्या अंतर है दोनों में? एलएएफ जैसा कि हमने पढ़ा कम से कम 5 करोड़ का लोन लेना होता है, जबकि एमएसएफ में क्या है? मिनिमम, एमएसएफ में लोन की मिनिमम अमाउंट है 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए का ही लोन ले सकते हैं। अच्छा, एलएफ में हमने पढ़ा था कि सभी क्लाइंट्स लोन ले सकते हैं, बैंक हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो, एनबीएफआई हो, जैसे एलआईसी, यूटीआई सब इसमें आ गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफआई। जबकि एमएसएफ में क्या होता है? केवल शेड्यूल्ड बैंक को ही लोन मिलेगा। और शेड्यूल्ड बैंक क्या है? जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में रजिस्टर्ड है। अब एलआईएफ में आते हैं हम। एसएलआर कोटा का इस्तेमाल कोलेटरल के लिए नहीं किया जाएगा। बात की थी इसकी कि एसएलआर में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसका इस्तेमाल आप नहीं करोगे, जबकि एमएसएफ में क्या होता है? एसएलआर कोटे का इस्तेमाल किया जा सकता है लोन के लिए। ये आपको ध्यान रखना है कि एमएसएफ में कभी पूछा जा सकता है एसएलआर का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है एमएसएफ से लोन लेने में? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ किया जा सकता है, लेकिन एलआईएफ में वो नहीं किया जा सकता। अब आते हैं हम, एलआईएफ में लोन की कोई लिमिट नहीं है, अपनी क्षमता के अनुसार लोन ले सकते हैं, जबकि एमएसएफ में क्या पढ़ा हमने? लिमिट है। क्या लिमिट है? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी एनडीटीएल का कितना प्रतिशत? 1% ही लोन लिया जा सकता है। और सबसे लास्ट जो अंतर है वो है एलएफ में रेपो रेट से लोन दिया जाता है। रेट वही रहेगी जो किसकी थी? रेपो रेट की थी। और एमएसएफ में रेट क्या होगी? रेपो रेट से ज़्यादा होगी। आमतौर पर ये रेपो रेट से 0.25 ज़्यादा होती है। तो ये खास अंतर थे, 5 अंतर थे एलआईएफ एमएसएफ के बीच। अब हम बात करते हैं कि अभी वर्तमान में 28 जुलाई 2020 तक क्या दरें चल रही है, देखते हैं। सीआरआर की दर है 3%, एसएलआर की दर, वैधानिक तरलता अनुपात की दर क्या है? 18.5%, रेपो रेट की दर है 4%। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होगा, तो उसकी दर क्या है? 3.35%। अच्छा, कई बार पूछा जाता है कि रिवर्स रेपो रेट की दर रेपो रेट से कम ही क्यों होती है, ज़्यादा क्यों नहीं होती? तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ब्याज चुकाना पड़ता है रिवर्स रेपो रेट में बैंकों को, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम दर से ब्याज चुकाएगा और बैंकों की एक्सेस मनी को ले लेगा। फिर उसी एक्सेस मनी को रेपो रेट यानी ज़्यादा दर पर अन्य बैंकों को जिनको ज़रूरत है उनको लोन देगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी कमाई हो गई। रिवर्स रेपो में तो उसने कम ब्याज दर से लोन लिया, और रेपो दर पे जब उसने लोन दिया तो उसको ज़्यादा ब्याज दर पे दिया, अंतर का उसने प्रॉफिट कमा लिया। इसलिए रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है रेपो रेट से। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 4.65%, और बैंक रेट भी बिल्कुल एक्चुअल होता है, कितना है? 4.65%। ठीक है, ये हमने पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी टूल्स थे, और जो महत्वपूर्ण 2 अवधारणाएं थी जो आमतौर पर किताबों में नहीं होती है, एलएफ और एलटीआरओ, जो अभी काफ़ी चर्चाओं में रहा था, उनके बारे में भी हमने पढ़ा। नमस्कार।